वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हायूं पिया एक आम माण्हू खे मुखातिब थी असां हीउ प्रोग्राम कयूं पिया, छाकाणि त मुआशी चार्टशीट स्टेट बैंक पारां जेका माली साल 2011-2012 जी पहिरीं टिमाही आहे उन जे हवाले सां जारी कई वई। असां इनखे चार्टशीट इन करे पिया चऊं छाकाणि त हिन में जेके अंग अखर आहिनि शायदि हिकिड़े आम माण्हू खे सिधो सो सम्झ में न अचनि, पर असां तव्हांखे इन रिपोर्ट खे ॾिसी इहो ॿुधाए सघूं था त हीअ चार्टशीट इन करे आहे छाकाणि त हिते हर हिकु फिगर में हुकूमत जी अहलियत ऐं नाअहली जो सबूत वाज़े आहे। हुकूमत जी अहलियत इन सेंस में आहे जो हुकूमत गुज़िरियल साल जी भेट में हिन साल पंहिंजे अवाम खां वधीक पैसा उगाड़िया आहिनि, पर नाअहली इन करे आहे जो उहो पैसो जेको अवाम खां टैक्सिस जी मद में वसूल कयो वियो आहे उहो हिन वक़्त ताईं अवाम जे कंहिं बि कमु न अची सघियो आहे। अवाम जी हालत ज़िंदगी रोज़ रोज़ जे हिसाब सां मिंट मिंट जे हिसाब सां बदतर थींदी नज़र अचे पई। कुछ वधीक ॻाल्हि बि कयूं था। डॉक्टर साहब, अभी जब मैं FBR की फर्स्ट क्वार्टर की जो टैक्स कलेक्शन देख रहा था, जिसमें मैं अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं और इसको अगर मैं ये कहूं कि जो बराह रास्त टैक्सेस नहीं है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो पिछले साल की मद में तकरीबन 60 अरब रुपए इम्पोर्ट्स पे 60 अरब रुपए ज़्यादा वसूल किए गए हैं। क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट हमें महंगाई में नज़र आएगा? देखिए, अब इसमें 60 अरब रुपए जो वसूल किए गए हैं ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले में, ये इंपोर्ट की स्टेज पे जो सेल टैक्स लिया जा रहा है, ज़ाहिर है इंपोर्ट क्या चीज़ें हो रही हैं, उसमें दो बहुत अहम आइटम जो हैं जो 50% से ज़्यादा हमारे इंपोर्ट्स कवर कर लेते हैं, वो ऑयल है और फूड आइटम है, ठीक, फूड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये 60 बिलियन जो ज़्यादा लिए गए हैं ये फूड और पेट्रोल से लिए गए हैं ना। ठीक, अच्छा, ये देखें, उसकी तो आपने सिर्फ बताया है इंपोर्ट ड्यूटी का। इंपोर्ट ड्यूटीज सेल टैक्स इंपोर्ट पर, सेल टैक्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ठीक, ये चारों इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक, ये कमोडिटीज़ की प्राइस में डायरेक्टली शामिल हो जाते हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ पर बताया कि एक क्वार्टर में एक चीज़ पर 60 बिलियन है ज़्यादा हुए तो साल के हिसाब से ये 240 अरब रुपए हो जाएंगे एक चीज़ पर है। अगर इसी तरह हो तो 240 रुपए ज़्यादा पब्लिक से चार्ज कर लेना, 240 अरब रुपए ज़्यादा, वो तो पब्लिक से प्राइस की शेप में ही ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो इस पर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता कि इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है। इसका जवाब तो बहुत क्लियर मिल रहा है कि इन्फ्लेशन इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट हर चीज़ की प्राइस में गवर्नमेंट का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। सही। अच्छा सर, अब ज़रा थोड़ा एक्सपेंडिचर में अगर मैं आऊँ तो एक चीज़ पे मुझे मतलब मैं आपसे समझना चाहूँगा, मुझे तो हंसी आ रही है सवाल पूछते हुए। यहाँ पे लिखा है कि जनरल पब्लिक सर्विस की मद में पिछले साल के मुकाबले में, पिछले साल हुए थे 274 अरब रुपए और 50 करोड़ रुपए खर्च, इस साल हुए हैं 292 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये कौन सी जनरल पब्लिक सर्विस है? देखिए, बेसिकली ये इसमें वो तमाम सर्विसेज आती हैं। अगर आप इसको मेन हेड देखें जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का है, फेडरल गवर्नमेंट के जो मेन हेड हैं, तो देखें फेडरल गवर्नमेंट के जो सबसे जो 70% बजट जहाँ कंज्यूम होगा वो सिर्फ दो ही हेड होंगे। एक तो डेट सर्विसेज होगा, सबसे बड़ा आइटम जहाँ जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स ले रहे हैं, और रिडम्पशन भी है, इंटरेस्ट पेमेंट भी है। उसके बाद दूसरा आइटम आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर का नज़र आता है। बाकी जो आपका 20% के करीब बचता है, सारा 70-80 यहाँ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फेडरल एक्सपेंडिचर्स जो हुए हैं वो 436.4 अरब रुपए और 436.4 अरब रुपए हुए हैं, और प्रोविंशियल में जो है वो 220.2 अरब रुपए हुए हैं। अच्छा, उसमें अब प्रोविंशियल के इससे कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि फेडरल गवर्नमेंट के जो मेन एक्सपेंडिचर हैं वो सिर्फ ये दो हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर और सबसे बड़ा तो इंटरेस्ट सर्विस जो है, डेट सर्विस 177 अरब रुपए। बाकी चीज़ों में फेडरल गवर्नमेंट के तमाम एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, जिसमें वो पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, 4 इसमें से एक्सपेंडिचर निकालते हैं, हेल्थ सर्विस के, सही, कम्युनिटी सर्विस के, इकोनॉमिक सर्विसेज के और एजुकेशन का जो फेडरल गवर्नमेंट का है। बाकी जितने भी चीज़ें हैं, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद जो बच जाता है, जितना भी बच जाता है वो जनरल सर्विसेज पर डाल दिया। ठीक, अगर मैं इसी सवाल को इस तरह रिफ्रेज करूं कि इस वक्त ये जो फिगर्स मैं देख रहा हूं मेरे सामने हैं, 436 अरब रुपए से 177 अरब रुपए जो आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपका तकरीबन 30 to 35% जो पैसा है इस कौम का वो जा रहा है सिर्फ इंटरेस्ट में, जो ब्याज हम दे रहे हैं, मतलब वो तो प्रिंसिपल अमाउंट तो कुछ डिफरेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा है कि फेडरल गवर्नमेंट का काम इतना नहीं है,
क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद 18th अमेंडमेंट के बाद सारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पब्लिक से रिलेटेड वो प्रोविंसेस पे आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी 436 अरब रुपए क्यों, इतना ज्यादा क्यों? प्रोविंसेस से डबल पे क्यों बजट एक्सपेंड हो रहा है? ये क्या माजरा है आपकी नजर में? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का बजट तो हमेशा चारों जो सूबे हैं उनसे मिला के जो उनका बजट बनता है फेडरल का उससे ज्यादा होता है। ठीक। और उसमें मेनली यही है कि डेट सर्विसिंग और डेट रीपेमेंट फेडरल है। अगर आप डेट सर्विस को छोड़ दें और डिफेंस एक्सपेंडिचर को छोड़ दें तो जो फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का वॉल्यूम बचता है, जो उनका साइज बचता है, वो फिर प्रोविंसेस से आधा भी नहीं रह जाएगा। ठीक। वो बहुत कम नजर आएगा। ठीक। प्रोविंसेस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, कम्युनिटी सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम जो अहम सर्विसेज हैं जिनसे आम आदमी का वास्ता पड़ता है, ये प्रोविंसेस के पास हैं। ठीक। अच्छा, अब उसमें ये है कि कुछ प्रोविंसेस के अपने रिसोर्सेज होते हैं जो वो कलेक्ट करते हैं और कुछ उनको NFC अवार्ड के ज़रिए जो उनका शेयर होता है वो फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र होता है। सही। लेकिन मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट के खुद फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, तो मैं उस पर ये कहूँगा कि फिर उसको रेवेन्यू कलेक्शन भी अपनी जो है पब्लिक पे बर्डन भी कम करना चाहिए। ठीक। अच्छा, इसके अलावा सर एक और चीज़ भी आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महंगाई की और हम आवाम के सामने वही अपना हेड्स रख रहे हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है इस मुल्क में। आगे जो चार्ट आया है वो है डेट बर्डन का, यानी कि कर्ज़ों का बोझ। और कर्ज़ों के बोझ से जो टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो इस साल के पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में 527 अरब 20 करोड़ रुपए बढ़ी है, जबकि जो टोटल पब्लिक डेट बताई जा रही है वो 830.9 अरब रुपए बढ़ी है सिर्फ एक क्वार्टर में। मतलब हम पूरे साल की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो टोटल ओवरऑल डेट है इन दोनों को मिला के, इसका जो एक ब्रेकअप दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ तो हुकूमत ने पैसे पे भी किए होंगे ना, 608 अरब रुपए, 608 अरब रुपए की आपके ऊपर टोटल डेट है। तो इसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है एक आम आदमी की ज़िंदगी पे? देखिए, इसमें वो डेट में सारा डेट शामिल है जिसको अभी हम शुरू में डिस्कस भी किया था। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेट भी है, इसमें पब्लिक डेट भी है। ठीक। इसमें अनफॉर्चुनेटली वो जो स्टेट बैंक वाले है पैसे, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक। वो तो गवर्नमेंट के, वो इसमें आपको शो नहीं होंगे। ये देखें, ये डेट का वो साइज है जो बेसिकली अगर गवर्नमेंट ना लेती, क्वेश्चन ये है कि अगर गवर्नमेंट ये डेट ना लेती तो करती क्या सर? पैसे तो चाहिए थे। नहीं, तो उसमें उसको अपने अखराजात कंट्रोल करने चाहिए थे। ये अगर ना लेती तो ये इन्वेस्टमेंट होता। ठीक। ये इन्वेस्टमेंट, ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता, प्राइवेट सेक्टर कम इंटरेस्ट पे जाता, ये लोगों का पैसा है ना, कम इंटरेस्ट पे जाता। पब्लिक का पैसा अगर बैंक में रखा है तो उसको इन्वेस्ट होना चाहिए, उसकी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। ठीक। लेकिन ये कम इंटरेस्ट पे भी जाता ना, इस पे ब्याज की शरह कम होती अगर तो प्राइवेट सेक्टर के बीच जाता, क्योंकि हुकूमत ने तो बैंकों को बिगाड़ दिया ना, वो ज्यादा मुनाफा लेते हैं हुकूमत से। बेसिकली हुआ ये है कि अब इंटरेस्ट रेट इस हद तक हाई हो चुके हैं जहां प्राइवेट सेक्टर के लिए इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर अफोर्डेबल नहीं रहा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ मार्केट बेस नहीं है। इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ डिटरमाइन होते हैं, या कम से कम एक इंडिकेटिव इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टेट बैंक ज़रूर बताता है, और उस इंडिकेटिव रेट की बेस पर मार्केट में जो बैंक्स होते हैं वो अपने रेट डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म नहीं रहा। उस हाई इंटरेस्ट रेट पर फिजिबल इंडस्ट्री के लिए नहीं है कि वो लोन ले। अब फिर कौन लेगा? बैंक तो उसको यूटिलाइज करना चाहता है पैसा, इसलिए कि बैंक ने अपने डिपॉजिटर्स को भी कुछ देना है। तो बैंक के लिए एक ये एवनी बचता है कि वो गवर्नमेंट को दे। गवर्नमेंट किसी भी इंटरेस्ट रेट पे, चाहे वो जितना भी हाई हो, वो ले लेती है, ले सकती है, इसलिए कि गवर्नमेंट को वो पैसा कहाँ से वापस करना है। गवर्नमेंट ने फिर GST बढ़ाना है, फिर लोगों पे टैक्स लगाना है, फिर पेट्रोल पे टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट तो वहाँ से जनरेट करेगी और बैंक को वापस दे देगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लोग ख्वाब देखना भी छोड़ दें? मेरा ख्याल है कि लोगों को हमें चाहिए कि ख्वाब में ना उलझाएं, रियलिटी बताएं, और शायद कुछ तल्ख, क्योंकि मैं बात करूंगा हकीकत को मद्देनजर रखते हुए, तो लोग कहेंगे कि यार ये पेसिमिस्ट है, ये पेसिमिज्म की बात कर रहा है। कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है? मेरे ख्याल में ख्वाब देखने का बहुत नुकसान इस कौम को हुआ है नेशन वाइड। अगर देखा जाए, सब अच्छा कहने से सब अच्छा हो नहीं जाता। अगर हम सब अच्छा करना चाहते हैं तो हमें सबसे उसका पहला स्टेप ये होगा कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। फ्यूचर, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, फ्यूचर अच्छा है। हमारे अभी मैंने एग्जांपल दिया, हमारे पास कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, ठीक, लेकिन हम चला नहीं पा रहे। तो वो लेकिन उस तल हकीकत को कि हम चला नहीं पा रहे ये भी ना बताया जाए
तो ये नहीं बताएंगे तो आने वाला वक्त और ख़राब हो सकता है। वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये जो आज हमने इतनी सारी बुराइयां जो कि हमने तो सिर्फ पॉइंट आउट की हैं, स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में छाप दी हैं, और हमारा जो व्यूअर है जो एक आम पाकिस्तानी है जो देहात में रहता है, यकीनन वो तो इस पूरी मालूमात को हासिल नहीं कर सकता ख़ुद से, तो हम ही एक ज़रिया बनते हैं। क्या समझते हैं इसके अलावा और कोई चारा था? क्या आप इसको वाकई समझते हैं कि हुकूमत ने जो किया वो बहालत मजबूरी किया, या हुकूमत ने काम चोरी की वजह से ये आसान तरीका था? बहालत मजबूरी नहीं किया। अगर गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर में अखराजात बढ़ाने के बजाय वो थोड़ा सा सफ़र करे, अपने अखराजात कंट्रोल करे और ये पैसा अगर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करा दे तो क्या बेरोज़गारी कम नहीं होगी? यकीनन कम होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब मेहर साहब। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। नाज़रीन, असां शुरू में पंहिंजी डिस्कशन शुरू कई ही तो फार्मास्यूटिकल कंपनियूं जेके दवाउनि जे नाले ते ज़हर खपाए रहियूं आहिनि उन्हनि ते मुआशी आज़ादी जो अलम बुलंद कंदड़ माण्हू ख़ामोश छो आहिनि, उनखे डॉक्टर अयूब साहब उनजो जवाबु असांखे ॾिनो। पोइ पेट्रोल बम जंहिंखे चयो थो वञे या पेट्रोलियम जे अघनि में जेका वाध कई वई आहे हुकूमत तरफ़ां, इहा जाइज़ आहे या नाजाइज़ आहे, जेको पिणु असां डिस्कस कयो त यकीनन जेकॾहिं मार्केट में जेके अघ आहिनि उन्हनि खे साम्हूं रखी करे अघु मुक़ररु कया वञनि त पोइ हुकूमत पारां इहे अघु नाजाइज़ वधाए विया आहिनि, ऐं जेकॾहिं हुकूमत पंहिंजा टैक्स इन्हनि ते ख़तमु करे त सिधो सो 3 रुपयनि जो फ़र्क़ु जेको आहे सो पेट्रोलियम प्राइसिस में, या 3 सैकड़ो त न चवंदो पर 3 रुपयनि जो फ़र्क़ु जेको आहे उहो फ़ी लीटर जे अघ में अची सघे थो। 3 असां डिस्कस कई, कोशिशि कई जेके आम माण्हू सां डायरेक्ट वास्तो रखनि थियूं शयूं ऐं आम माण्हू ते जेके शयूं असरअंदाज़ थियनि थियूं महांगाई जी सूरत में, उन्हनि में छा ही महांगाई फितरी हुई, छा ही महांगाई जेका मार्केट आहे, बाज़ार आहे, उन जे हिसाब सां, उन जे मैकेनिज़म जे हिसाब सां हुई, या ही सॼी महांगाई जो जेको तूफ़ान आहे इहो हुकूमती नाअहली सबबु हो। जेके अंग अखर असां तव्हांजे साम्हूं रखिया उन मां एटलीस्ट असां कन्विंस आहियूं त इहा हुकूमती नाअहली आहे। बाक़ी वधीक फ़ैसिलो तव्हां पाण करे सघो था। तिखियूं ॻाल्हियूं में एतिरो ई। शौकत ज़रदारी खे ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अला भाई।